जेपी आंदोलन में जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, आज 25-30 साल के अंदर में वो संपूर्ण भ्रांति में बदल गया है। जन स्वराज पर तरह तरह के एक आरोप लगते हैं कि खुद जो है प्रशांत किशोर जी ने अपनी आइडियोलॉजी को बेचा है, इस तरह की बात कही जाती है। आपके विरोधी कहीं ना कहीं सामने लाएंगे भी, किस तरह से काउंटर करते हैं और क्या आप कहना चाहते हैं सर? हमारा मुद्दा एक ही है, पालीगंज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, जनता के जनवादी अधिकारों को दिलवाना। अभी भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन आम जनता के लिए अभी लोकतंत्र नहीं है। लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग विधानसभाओं से हमने तमाम प्रत्याशियों को दिखाया, जनता की आवाज को दिखाया, जनता के मन को टटोला, लेकिन इसी कड़ी के अंदर हम एक और खास शख्सियत को आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनको पहुंचाना बेहद जरूरी है। हम आपको बता दें, जो कैमरे के सामने अहम शख्सियत है, उनको जन स्वराज ने सम्मान दिया है टिकट देके इस विधानसभा से लड़ने का। बहुत अहम और खास इंटरव्यू होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक बने रहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे तमाम चैनलों पर। मेरा नाम डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा, मैं एक MBBS चिकित्सक हूँ और मैं जन स्वराज अभियान से जुड़ा हुआ। अच्छा सर, मैं सबसे पहला और अहम सवाल लूंगा कि सर, आपका जिस तरह से राजनीतिक सफर रहा है, आप स्वतंत्रता सेनानियों में से एक गिने जाते हैं, क्योंकि जो जेपी आंदोलन था उसमें आप जेल भी गए, हमें जानकारी है सूत्रों से। आपने बहुत प्रताड़ना भी झेली, आप और खुद एक MBBS की तैयारी होने के बावजूद आपको सरकारी नौकरियां भी लगी। उस सब के बावजूद आपने वो तमाम चीजें त्याग कर जो है, क्या आपके जहन में था जो इस तरह के मोमेंट में आप गए? क्यों ऐसा आपको करना देखिए, पड़ा? मैं जेपी मूवमेंट में जेल में रहा। जेपी मूवमेंट में जो भाग रहे उनको जेपी सेनानी कहा गया बिहार में। जी जी। उनको पेंशन भी मिल रहा है। यहाँ के जो नीतीश जी ने जिनको मिथिलेश सिंह को जो बनाया था, इसका राज्य मंत्री का दर्जा दिया था जेपी सेनानियों को पेंशन देने के लिए, वो हमारे मित्र थे। उन्होंने हमसे बहुत आग्रह किया कि शर्मा जी आप पेंशन के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। हम कहा कि देखिए मिथिलेश भाई, जेपी आंदोलन में जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, आज 25-30 साल के अंदर में वो संपूर्ण भ्रांति में बदल गया है। क्रांति जो है भ्रांति में संपूर्ण भ्रांति में बदल गया है जी। जो क्रांति की बात करते वो भ्रांति हो गया है और पूरा सिस्टम लूट तंत्र में तब्दील हो गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई क्रांति नहीं हुई है और मैं पेंशन नहीं लूंगा। अच्छा, आपने पेंशन भी नहीं ली? नहीं, हम रिफ्यूज कर देंगे पेंशन। अरे वाह! देखिए, मैं आप तमाम जनता को बता दूं कि ही इज द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि इस तरह की पेंशन जिन जिन को मिली है हमको पता है, लेकिन ये पहले रिफ्यूज करने वाले व्यक्ति मिले हैं, क्योंकि इन्होंने एक बदलाव के लिए उस रेवोल्यूशन का साथ दिया था, ना कि एक कमाई के लिए। डॉक्टर साहब, जन स्वराज पर तरह तरह के एक आरोप लगते हैं कि खुद जो है प्रशांत किशोर जी ने अपनी आइडियोलॉजी को बेचा है, इस तरह की बात कही जाती है। आपके विरोधी कहीं ना कहीं सामने लाएंगे भी, किस तरह से काउंटर करते हैं और क्या आप कहना चाहते हैं सर? देखिए, जन स्वराज प्रशांत जी जो है जन स्वराज के सूत्रधार है। इन्होंने बहुत लोगों के लिए काम किया, प्रधानमंत्री से लेकर कई एक राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए काम किया। इन्होंने अपना सलाह, अपनी काबिलियत, अपनी सोच और अपना वक्त उन लोगों के दिया है। तो निश्चित तौर से हर व्यक्ति के वक्त का कीमत होता है जी। एक मजदूर दिन भर बोझा ढोता है तो दिन भर की उस मजदूरी 300 रुपया होती है। वही एक IAS अफसर दिन भर काम करता है तो दिन भर की उसकी मजदूरी हजारों रुपया हो जाती है। काम तो वो भी किया, काम वो भी किया। उसी ऑफिस का एक प्यून है, उसकी मजदूरी और एक उसी ऑफिस पर काम करने वाला IAS अफसर, उसकी मजदूरी में तुलना कर लीजिए। उसी तरह से प्रशांत किशोर एक बेहतरीन टेक्नोक्रेट के रूप में, पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में उन्होंने काम किया। तो काम किया तो निश्चित तौर से कोई काम करेगा किसी के लिए तो अपनी तो मजदूरी लेगा। अच्छा, लेकिन ये भी संदेह में आया कि जब उन्होंने कुछ आइडियोलॉजीज दी कोरोना के टाइम पे, कुछ तमाम चीजें दी, तो उस सबके बावजूद वो नहीं मैच हुई, राजनीतिक उनका जहन नहीं बना, तो फिर वहां से उन्होंने एक अपना जन स्वराज का नारा शुरू किया और एक पार्टी को जो है तब्दील किया। तो इसमें कितनी सच्चाई और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रशांत किशोर से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि शर्मा जी, हम बहुत दलों के लिए काम किया लेकिन मुझे घोर निराशा हुई। जो जो उन लोगों ने घोषणा किया, जिस बातों के लिए हमसे प्रचार करवाया, योजना बनवाया, ठीक उल्टा काम किया सत्ता में आने के बाद। और मुझे लगा कि अब इनके लिए काम करने से अच्छा है बिहार को बेहतर बनाने के लिए, आम जनता की हिस्सेदारी के बेहतर बनाने के लिए, आम जनता के एकता के आधार पर एक अभियान चलाया जाए और जन स्वराज अभियान उन्होंने शुरू किया। सर, उसी अभियान के तहत जो आपने लगभग 2 करोड़ लोगों को सदस्यता दी है, लेकिन आप इलेक्शन में अभी उतरे हुए हैं, आपको टिकट हुआ है, आप जीते नहीं। उससे पहले ही आरोप लग रहा है कि आपने 20 करोड़ रुपए कमा लिए, पार्टी ने 20 करोड़ रुपए 10-10 रुपए के हिसाब से 2 करोड़ अगर जोड़े हैं तो क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने आप 2 करोड़ को 40 से आप गुना कीजिए। 2 करोड़ के 40 करोड़ रुपए होगा। 80 करोड़। पार्टी ने 80 करोड़ रुपया जनता के बीच बांटा। वो कैसे? ये तो सर जो पारिवारिक लाभ कार्ड है जिसमें चिप्स लगा हुआ है, उसकी कीमत 52 रुपया है।
40 से 10 रुपया उन्होंने लिया। क्वालिटी तो हमने भी देखी, नो डाउट बहुत अच्छी है उस कार्ड की। उन्होंने लिया 10 रुपया से सदस्यता शुल्क कि आप हमारे सदस्य बने हुए रहिए ताकि ऑनलाइन हम आपसे बराबर जुड़े हुए रहें। यानी कि अगर आप विधायक बन भी जाते हैं तो सिर्फ आप निगरानी का काम करेंगे। हाँ। जो भी योजनाएं होंगी जन स्वराज की सीधा पीड़ित के या जरूरतमंद के खाते में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अगर आप अच्छा, एक चीज और भी है, हम आपको बताएं कि जिस व्यक्ति के विषय में हम बात कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, इन व्यक्ति पर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, किसी भी हैंडल पर सर्च करेंगे, आपको एक सिंगल एलिगेशन नहीं लगेगा। एक बात पर मैं और आऊंगा, हालांकि अभी इनको जाना है, काफी इनके प्रोग्राम्स लगे हुए क्षेत्र के अंदर, लेकिन आप जनता के तक इनकी तमाम जहनीत को पहुंचाने के लिए हमने बहुत रिक्वेस्ट करके रोका है। सर, मैं पूछना चाहूंगा कि कोरोना काल का समय एक बहुत हृदय विदारक समय था। हमें जानकारी ये भी प्राप्त हुई कि आपकी खुद फैमिली ने, बेटों ने, आपकी उम्र भी उस तरह की नहीं थी कि आप बहुत यंग और मैच्योर थे कोरोना के टाइम में कि आप उनको चीजों को हैंडल कर सके। तो उन चीजों से क्या, किस तरह से हैंडल करे और क्या क्या वो लम्हा था, जरा मुझे बताएं। लम्हा तो बहुत दर्दनाक था। कई लोगों को मैंने आंख के सामने मरते देखा। हजारों लोग मेरे पास, सैकड़ों लोग रोज प्रतिदिन आते, तमाम अस्पतालें बंद हो गई थी। मेरा परिवार का विरोध था आपको लेकर। हाँ कि आप नहीं जाओगे, आप मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। सब पूरा परिवार फैमिली विरोध में था। हमने ही कहा कि देखो, मैं चिकित्सक हूँ, मैं चिकित्सक क्षेत्र का फ्रंट लाइन वर्कर हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, और अगर तुम्हारा परिवार बीमार पड़ जाए और तुम्हारे परिवार को कोई डॉक्टर नहीं देखे तो तुमको कैसा लगेगा। उसी तरह से किसी का परिवार है, मेरे लिए हमने जो शपथ लिया है सेवा करने का, वो हमारे परिवार से ऊपर है। इसलिए मैं इस अभियान को, चाहे हमारे साथ जो भी परिणाम निकले, लेकिन मैं इस अभियान से पीछे नहीं हटूंगा। पीछे नहीं हटूंगा। नहीं, परिणाम की क्या, पॉजिटिव परिणाम की उम्मीद नहीं है क्या डॉक्टर साहब? पॉजिटिव परिणाम की उम्मीद है। एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर एक मैं चर्चा में सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपके क्षेत्र का नहीं हूँ, दिल्ली से आया हूँ। हम जैसे जनता बताती है कोई किसी के बारे में, ये टाइगर टैक्स के बारे में मैंने सुना कि टाइगर टैक्स करके कुछ है, क्योंकि हमने जीएसटी के बारे में देखा, हमने पुराना जो कांग्रेस के टाइम में टैक्स था वो देखा, और तमाम चीजों पर टैक्स जो हम देखते हैं वो टेक्सटाइल टैक्स देखा, लेकिन ये टाइगर टैक्स क्या है, ये थोड़ा सा समझाइए। ठीक है, टाइगर टैक्स, टाइगर एक व्यक्ति है। अच्छा। वह विधायक के परिवार का है। 2020 में हम लोगों ने उसको जिताया था। उस समय माले के सदस्य थे, काफी तन मन धन से उसको जिताया। उम्मीद किए थे कि बिहार में कोई परिवर्तन लाएगा, खासकर पालीगंज एक नया मॉडल पेश करेंगे। पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है, जेएनयू का अध्यक्ष रह चुका है, एक यहाँ पर एक मॉडल पेश किया करेगा। लेकिन वह सीधा उल्टा हो गया, हर चीज में कमीशन खोरी। अच्छा। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें कमीशन खोरी नहीं चली। अच्छा। और उसका कमीशन वसूलने वाला कोई व्यक्ति था जिसका नाम लोग टाइगर टाइगर बोलता था, इसलिए क्षेत्र में प्रचलित हो गया टाइगर टैक्स। अच्छा। टाइगर टैक्स। और सबसे पहला इसका पर्दाफाश किया उनके सहयोगियों ने, राजद के लोगों ने। राजद के लोगों ने टाइगर टैक्स के नाम पर धरना किया, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, जुलूस निकाला। सर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा काउंटर टू काउंटर सवाल हो, मुझे 2-3 सवाल और लेने बड़े इंपॉर्टेंट, जनता तक पहुंचाने। सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि नली गली सफाई, स्वस्थ चिकित्सा, ये तमाम चीजें हर कोई अपने एजेंडे में रखता है, लेकिन इससे अलग क्या आपका अहम मुद्दा रहेगा जो जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है? हमारा मुद्दा एक ही है, पालीगंज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, जनता के जनवादी अधिकारों को दिलवाना। अभी भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन आम जनता के लिए अभी लोकतंत्र नहीं है। एक सभा के दौरान आप किसी नदी की बात कर रहे थे, वो हमने देखा था वीडियो में कि उस नदी का से जो है किसानों को बहुत सोन नहर जिसका निर्माण अंग्रेजों ने 1875 में किया था। अच्छा। वो नहर जानते कितनी बड़ी है? 1100 किलोमीटर लंबी नहर है और 250 किलोमीटर उसकी बड़ी शाखा है। अच्छा। एक जमाने में उसमें जहाज चलता था, पानी का जहाज चलता था। हाँ, उस नहर में। और सोन नहर को गंगा नदी से जोड़ दिया। अगर पटना से आए होंगे तो जो नहर है, जो नहर जो मेन कैनाल है, वह सोन नहर से शुरू होता है और उसका अंत होता है दीघा गंगा नदी में। वहां से जहाज चलता था, दीघा नदी में बड़े बड़े बोट लगे हुए रहते थे जहाज। यहाँ से अभी तो उसने सोन नहर को खत्म कर दिया। अच्छा। जितनी सिंचाई योजनाएं थी, आहर, पोखर, परंपरागत, सबको, आप जानते हैं कि सिंचाई किसानों की जीवन रेखा है। माने कहा जाता है कि अगर पानी नहीं रहेगा तो कोई भी फसल आप जा नहीं सकते। यानी जिसपे बिजली ट्यूबवेल का इंतजाम नहीं है वो किसान तो बहुत ना, बिजली ट्यूबवेल की स्थिति यह है कि अभी घोर अगर गर्मी पड़ने लगे, अगर 1 महीना बरसात नहीं हो तो बिजली ट्यूबवेल चलने लगता है, जिसका नतीजा होता है कि गांव के तमाम चापाकल और बोरिंग सूख जाते हैं, पीने की पानी का संकट हो जाता है। अच्छा। इतना उसका दोहन होता है कि माने जल स्तर इतना नीचे भाग जाता है कि कई गाँव का पीने का कहीं कहीं टैंकर से पानी पहुंचाया गया। तो यानी कि आप चाहते हैं कि सिंचाई नेचुरल पानी से हो
ताकि वो एक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत। नहर का पानी 2 काम करता था, एक तो पेनिसुला सिंचाई हुआ और दूसरा जो नहर को जो कच्ची है जो गांव-गांव से गुजरता था तो नहर के पानी से गांव का जल स्तर अच्छा होता था, मेंटेन करता था वो। देखिए महज डॉक्टर ही नहीं है, महज प्रत्याशी ही नहीं है, साथ साथ टेक्नोलॉजी की बहुत जबरदस्त नॉलेज है। कितनी बड़ी बात कही डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कि अगर वो नलकूप गर्मियों में चलते हैं तो पीने के पानी का जल स्तर खत्म हो जाता है। और देखिए अगर एक एक विधायक देश से ऐसा चुनकर आएगा तो जाहिर सी बात है देश भी कहीं ना कहीं तरक्की करता है। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक दो सवाल और लूंगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू चल रहा है। सर, आपका राजनीतिक सफर आंदोलनकारी रहा है, षड्यंत्रकारी नहीं रहा। तो लेकिन आज के समय में जो राजनीति है वो कहते हैं कि षड्यंत्रकारी जीतते हैं, आंदोलनकारी जेल में जाते हैं। तो इस तरह इस षड्यंत्र में, इस भूल भुलैया में क्या क्या लगता है कि किस बलबूते पे जो है आप जीत पाएंगे? पूरे हिंदुस्तान की बात तो मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बिहार के बारे में जरूर कहूंगा कि राजनीति की परिभाषा यहाँ बदल गई है। माने राजनीति का मतलब क्या है, इसकी पढ़ाई होती है पॉलिटिकल साइंस कॉलेजों में। कोई खराब चीज नहीं है। इसे जमजाता प्लेटो थे जिन्होंने पॉलिटिका नाम का पहला किताब लिखा राजनीति पर, और सुकरात के शिष्य थे आज के 6,000 वर्ष पहले, करीब आज के 2500-2600 वर्ष पहले थे वो। लेकिन आज राजनीति का मतलब था कि राज्य की नीति क्या है, नीति जनता के विरोध में, हितों के, तो उसका विरोध करके उसको रिप्लेस करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब लेकिन अभी के सिस्टम में राजनीति को एक प्रदूषित किया गया। आज पूरे बिहार में सिर्फ 1200 से 1500 परिवार हैं, वही राजनीति के हर दल में कायम है। चाहे इसमें से निकल के उसमें जाए, उसमें से निकल के उसमें जाए, उसमें से निकल के उसमें जाए। यही 1200-1300 परिवार है जिसका राजनीति पर दबदबा है और उनका समर्थन करने वाले बड़े बड़े बाहुबली बड़े बड़े माफिया गिरोह उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सिस्टम पर कंट्रोल पूरे बिहार के राजनीतिक सेंटर पर सबको नहीं, 1200-1300 परिवार है, यही लोग मिला जुला के राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी और बड़े अहम सवाल पर आऊंगा क्योंकि बिहार का मैं कहता हूं कि शायद दुर्भाग्य भी है, हालांकि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन बिहार का खासकर है कि जब कभी इलेक्शन का समय आता है तो यहाँ पर लोग जाति व्यवस्था में ज्यादा बढ़ते हैं। ये कई बार, और हर कोई इलेक्शन के टाइम पे एजेंडे से ज्यादा, मैनिफेस्टो से ज्यादा जाति सर्वे करके गुणा भाग करना शुरू कर देता है कि कहाँ शर्मा ज्यादा है, कहाँ वर्मा ज्यादा है, कहाँ कुशवाहा ज्यादा है, कहाँ यादव ज्यादा है, यादव का वोट बैंक ज्यादा है या फल। और यही फिर हम मजबूरन हम देखते हैं कि तमाम टीवी पर भी आंकड़े लगते हैं। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसी दिन के लिए लोकतंत्र को जो है वो स्थापना की थी? ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो या जो भी हो, संविधान सभा के लोग हों, इसके लिए लोकतंत्र का स्थापना नहीं किया गया था। आज स्थिति यह है, यह सच्चाई है, जाति धर्म राजनीति को प्रभावित जरूर करता है, लेकिन कभी प्रधान ही नहीं रहा है, प्रधान नहीं रहा। इसलिए कि मैं बताता हूँ कि यहाँ की 60% आबादी, 57% आबादी ओबीसी का है, अति पिछड़ का, समझ गया, जिसमें 52 जातियां हैं। अच्छा, जिसमें 52 का कहीं 100 जातियां हैं। कोई किसी का 5 घर है, किसी का 4-5 जातियां हैं। इसलिए 52 जाति तो 52 भाग में बटा हुआ रहता, लेकिन राजनीति का निर्णायक वही रहा है। कोई बड़ी बड़ी जातियां यादव हैं, भूमिहार है, ब्राह्मण है, ये लोग राजनीति के निर्णायक नहीं, भले इन लोगों के लिए लीडर के रूप में रहे हो, राजनीति के निर्णायक की छोटी छोटी जातियां। अगर ये निर्णायक सारी जो छोटी, लेकिन इसीलिए कह रहे हैं कि मोदी जी जीत गए चुनाव, यही जातियों के समर्थन से जीते। ये जो 52% 57% जो जातियां हैं, इन्हीं को लगा कि इन्होंने हमारा भूख जगाया है, हमारी जो भूख थी उसकी पूर्ति करेंगे। अभी प्रशांत जी ने बिहार के अंदर में, जनता के अंदर में विकास का भूख जगाया है। आपको मालूम है कि अगर आपके अंदर भूख जग जाएगा तो आप भोजन जरूर खोजिएगा, जरूर तलाश करेंगे, जरूर उसको पैदा जरूर खोजिएगा। अगर नहीं मिलेगा तो छीन के खाइएगा। तो अगर ये है कहने का मतलब कि अगर अब हक नहीं मिलेगा तो प्रशांत किशोर द्वारा जो है तमाम का हक दिलवाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सर संदेश देना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से? यही देना चाहते हैं कि बिहार में जन स्वराज एक नया प्रयोग है और एक तमाम राजनीतिक सोच से हट कर यह प्रयोग है, और यह प्रयोग है कि आम जनता के लिए, आम जनता के द्वारा, आम जनता की सरकार बनाने का प्रयोग है।
देखिए, बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं कि ये आम जनता के द्वारा आम जनता की सरकार बनाने का प्रयोग, या हो सकता है कि हम ये नहीं कहते कि हम किसी पार्टी और व्यक्ति का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम दिल्ली से आते और दिल्ली के अंदर हमने परिवर्तन होता देखा कि बहुत नई पार्टी, जिसको जो है कोई कुछ नहीं मान रहा था, आम आदमी झाड़ू की पार्टी, उसने झाड़ू लगाई और 15 साल की सत्ता को पलट के रख दिया। तो परिवर्तन जनता के ऊपर है। हो सकता है कि ये विधानसभा भी इसी तरह परिवर्तन का प्रयोग का एक प्रयोगशाला बने और ये कामयाबी रहे, लेकिन हमारी कोशिश जरूर रहती है कि हम सही व्यक्ति को, सही सोच को आप आम जनता तक पहुंचाएं। आपका कमेंट्स में राय क्या है हमको जरूर बताइए और एक एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, बिहार।